अच्छा, लिपिड्स में जो है ना, हमने डेफिनेशन पढ़ ली है काफ़ी ज़्यादा। लिपिड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में यही सारी चीज़ें शामिल हैं कि लिपिड्स की क्लासेस कौन कौन सी हैं। ये आपकी बुक में मेंशन है, इसको डिस्कस भी किया है। बाकी फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फैटी एसिड्स की, वैक्सेस की, ग्लिसराइड्स की, स्टीरॉयड्स की, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड मैंने आपको सेपरेटली शायद नहीं बताया। किसी भी लिपिड के साथ अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच होता है तो वो ग्लाइकोलिपिड होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमने पढ़ लिया। स्टीरॉयड्स आज लास्ट लिपिड की टाइप है जो कि हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये आपकी बुक में नहीं, ये मैं आपको इंटरनेट से कहीं पढ़ा दूँगी। तो आपने इस बात को देखना है कि हर टॉपिक में से आपने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को ज़रूर सेपरेट करना है और उसको याद करना है। और आप वैसे ही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ सकते, आपको पहले फैटी एसिड्स का और वैक्सेस, हर चीज़ का पहले डेफिनेशन और उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम स्टीरॉयड्स को डिस्कस करते हैं। स्टीरॉयड्स भी एक लिपिड्स की क्लास है और ये बाकी लिपिड से बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि बाकी लिपिड्स में अक्सर फैटी एसिड चेन होती है, साथ में ग्लिसरॉल होता है, या फिर जैसे हमने स्फिंगोलिपिड्स में देखा कि उसमें स्फिंगोसिन एज अ बेस इस्तेमाल हो रही होती है। तो स्टीरॉयड का बेस स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसा है। अच्छा, ये आपकी बुक का पेज यहाँ पर ओपन हो गया है और इसमें यही बताया हुआ है कि स्टीरॉयड्स आर अ टाइप ऑफ लिपिड्स। स्टीरॉयड्स एक लिपिड की टाइप होती है जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लिविंग सिस्टम में। अब ये जहाँ पर भी लिविंग सिस्टम का वर्ड आ जाता है ना, इसका ये मतलब है कि इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद मज़ीद ये कह रहे हैं कि ऑल स्टीरॉयड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय टेट्रासाइक्लिक सिस्टम। टेट्रासाइक्लिक सिस्टम यानी अब यहाँ पर स्टीरॉयड्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जा रहा है। टेट्रासाइक्लिक सिस्टम का क्या मतलब है कि टेट्रासाइक्लिक 4 साइकिल्स का रिंग सिस्टम होता है। ये यहाँ पर एक जनरल स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर शो किया है, बल्कि ये वाला जनरल, इसमें 4 साइकिल्स होते हैं। जिस तरह आपने बेंजीन का रिंग पढ़ा है ना, बेंजीन का रिंग इस तरह का होता है, इसमें ये 3 डबल बॉन्ड भी होते हैं। लेकिन स्टीरॉयड में इस तरह के साइक्लोहेक्सेन वाले स्ट्रक्चर, एक ए रिंग ये होता है, इसके साथ एक दूसरा बी रिंग फ्यूज़ हुआ होता है, सी और डी। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को स्टीरॉयड बेस स्ट्रक्चर कहा जाता है या पेरेंट स्टीरॉयड कहा जाता है। और ये एक टेट्रासाइक्लिक सिस्टम है। टेट्रा मीन्स 4। टेट्रा का वर्ड जहाँ यूज़ होता है इसका मतलब है 4, यानी 4 रिंग्स का एक सिस्टम है, 4 साइकिल्स का एक सिस्टम है, सिस्टम कह लें या स्ट्रक्चर कह लें। तो ये बेस स्ट्रक्चर है सारे के सारे स्टीरॉयड्स का। सारे के सारे स्टीरॉयड्स में ये स्ट्रक्चर ज़रूर मौजूद होता है। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि ये लाइन स्ट्रक्चर है। हर कॉर्नर का मतलब है कि यहाँ पर एक एक कार्बन लगा हुआ है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स भी लगे हुए हैं। अब डिफरेंट स्टीरॉयड्स किस तरीके से बनते हैं कि इसी बेस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ दूसरे ग्रुप्स आकर अटैच हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर है। कौन से स्टीरॉयड का? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉयड है, आपने इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स में या बनास्पति घी और ऑयल के एड्स में आपने कोलेस्ट्रॉल का वर्ड बहुत यूज़ किया सुना होगा। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल में स्टीरॉयड रिंग के ए स्टीरॉयड रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप मौजूद होता है, बी स्टीरॉयड रिंग में एक डबल बॉन्ड मौजूद है और ए और बी के फ्यूजन पे एक मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है। इसी तरह सी रिंग और डी रिंग के फ्यूजन पे एक और मिथाइल ग्रुप मौजूद है और डी रिंग के ऊपर ये एक कार्बन चेन मौजूद है। इस कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं ये हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स की चेन है। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कहीं पे ये वाला OH नहीं होगा, इसकी जगह कुछ और लगा होगा, कहीं पे ये CH3 नहीं होगा, इसकी जगह कुछ और होगा। तो इस तरह नए नए स्टीरॉयड्स बनते जाते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और अभी फ़िलहाल कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी बुक में और भी आगे देखते हैं कौन कौन से स्टीरॉयड्स का जिक्र हुआ हुआ है। अच्छा, आपकी किताब में कोलेस्ट्रॉल के अलावा और जो स्टीरॉयड डिस्कस हुए हैं, वो एक स्टीरॉयड यहाँ पर विटामिन D3 डिस्कस हुआ है। विटामिन D3 का स्ट्रक्चर ये शो हुआ है। ये भी आप देखें कि ये इसके अंदर भी स्टीरॉयड बेस स्ट्रक्चर मौजूद है, स्टीरॉयड कोर मौजूद है और बाकी फिर डिफरेंट चेंजेस हैं। जैसे यहाँ पे बी रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं
और बाकी ये कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता है, ठीक है। और स्टीरॉयड स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बाइल एसिड का जिक्र है। बाइल एसिड क्या होता है हमारे बॉडी में बाइल एसिड बेसिकली बाइल जूस लिवर में बनता है और लिवर से ये स्टमक में आता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को की डाइजेशन के लिए आता है। तो जो बाइल एसिड होता है इसके अंदर भी ये भी बेसिकली एक स्टीरॉयड स्ट्रक्चर ही है, स्टीरॉयड क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है। और इसमें आप देखें कि ए रिंग के अंदर OH है, बी में भी OH है, फिर ए और बी जहाँ पे जॉइन हो रहा है वहाँ पे CH3 है, फिर सी के ऊपर भी OH है। अच्छा, अब अगर आप ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ना याद कर सकें तो आपको एटलीस्ट मेन स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब बाइल में क्या है, बाइल एसिड के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे X इन्होंने लगाया हुआ है। X का मतलब ये कि X की जगह OH भी हो सकता है और X की जगह NH CH2 SO3 Na ग्रुप भी हो जाता है। OH लगा होगा तब भी ये एक किस्म का बाइल एसिड होगा जिसका नाम कोलिक एसिड होगा, और अगर ये वाला ग्रुप लगा होगा तो भी ये एक किस्म का बाइल एसिड होगा, इसका नाम सोडियम टोरोकोलेट होगा। अगर आपसे ये पूरे स्ट्रक्चर्स याद नहीं भी होते तो आपने कोई मेन बात याद रखनी है और आपने इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस याद रखनी है। फिर इसके बाद मज़ीद आपकी बुक वालों ने कॉर्टिकोस्टीरॉइड, कॉर्टिज़ोल का जिक्र किया हुआ है, कॉर्टिज़ोन का जिक्र किया हुआ है। डिफरेंट केमिकल कंपाउंड हैं जो कि हमारी बॉडी में भी होते हैं और ये डिफरेंट इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ये मेडिसिन्स में भी यूज़ हुए होते हैं। तो बताने वाली बात है कि इन सब का स्टीरॉयड स्ट्रक्चर है बेस, और थोड़े थोड़े चेंजेस से ये एक नया स्टीरॉयड बन जाता है। अब यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स का मेडिसिन के तौर पे इनका यूज़ बताया हुआ है कि मेडिसिन में यूज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के स्टीरॉइड्स हैं कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड्स कौन से स्टीरॉइड्स हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं, ये नेचुरल पिगमेंट्स हैं, यानी कि रंगदार कंपाउंड्स हैं जिनमें रंग मौजूद होता है वो कंपाउंड्स। और ये कहाँ पे होते हैं? टोमेटोज़ में मौजूद होते हैं, कैरेट्स में। टोमेटोज़ और कैरेट्स का रेड कलर कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। और फ्लावर्स में भी होते हैं, फ्रूट्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, बहुत जगह पे कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं। ये भी कैरोटीनॉइड्स भी वो हैं, क्या कहते हैं, स्टीरॉइड। नेक्स्ट पेज पे स्पेशल कैरोटीनॉइड्स का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे आपको लाइकोपीन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और आपको बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो आप कहेंगे कि ये तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये स्टीरॉयड बैकबोन तो नहीं है, ये स्टीरॉयड बेस तो इसमें नज़र नहीं आई। तो बेसिकली ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? ये वो मॉलिक्यूल होता है जिससे कोई और कंपाउंड बनना होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि कैरोटीनॉइड्स आर ऑल्सो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केमिस्ट्री ऑफ विजन, यानी कि देखने की जो केमिस्ट्री, यानी कि विजन, हमारी जो आँखों से देखने का अमल होता है उसमें भी कैरोटीनॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली बीटा कैरोटीन इस मॉलिक्यूल का जिक्र हो रहा है, बीटा कैरोटीन का। इट इज़ द बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर का मतलब ये है कि प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। इसका मतलब है बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। और विटामिन ए क्या चीज़ है? ये एक स्टीरॉयड है, विटामिन डी की तरह। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल भी है और ये विजुअल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। इसी तरह कैरोटीनॉइड्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में लिखा हुआ है कि ये लाइकोपीन का भी यही काम है कि ये भी स्टीरॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट एंड डिसिपेट इट्स एनर्जी एज हीट। विजिबल लाइट को कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी हीट को डिसिपेट कर देते हैं। डिसिपेट का मतलब है बिखेर के ज़ाया कर देते हैं। इन दिस वे दे प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी पोटेंशियली हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद सनलाइट इंड्यूस्ड फोटोकेमिस्ट्री। इसी तरह ये ऑर्गेनिज्म को बचा लेते हैं कि अगर कोई सनलाइट के ज़रिए कोई हार्मफुल इफेक्ट आँखों को होना होगा तो ये उसको डिसिपेट कर देते हैं, यानी ज़ाया कर देते हैं उसको।
अच्छा, तो अब स्टीरॉइड्स का अकरेंस के वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज ह्यूमन एडल्ट में 200 ग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में मौजूद होता है ऑल द टाइम। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यूज़, सारे बॉडी टिश्यूज़ में होता है। लार्ज अमाउंट प्रेजेंट इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट कोलेस्ट्रॉल की मौजूद होती है। गॉल स्टोन्स, पित्ते की पथरी जो होती है वो भी कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाक। जो हमारी रगें होती हैं, रगों में खून की नालियों के अंदर जो है ना एक मटेरियल जम जाता है, वो मटेरियल बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का होता है। वो मटेरियल जमने की वजह से नालियाँ तंग हो जाती हैं और फिर दिल के अमराज बढ़ जाते हैं। इट बिल्ड्स अप ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज भी साफ़ खून की नालियों को आर्टरीज कहते हैं। तो उनकी वॉल्स के ऊपर जो है वो कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ ब्लड का गुजरना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोक देता है ब्लड फ्लो को, और एक मसला, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि खून की नालियों में से खून मुश्किल से गुजरता है, क्योंकि खून की नाली अब नैरो हो गई है, तंग हो गई है। कोलेस्ट्रॉल इज़ फाउंड इन बॉडी एज बोथ द फ्री अल्कोहल एंड एस्टेरिफाइड फॉर्म। कोलेस्ट्रॉल फ्री OH ग्रुप्स के साथ भी मौजूद होता है, यानी कि उसके अपने OH ग्रुप्स फ्री भी मौजूद होते हैं और वो एस्टर की फॉर्म में भी जुड़े हुए होते हैं फैटी एसिड के साथ। बिकॉज इट हैज़ जस्ट वन पोलर OH ग्रुप, कोलेस्ट्रॉल इज़ इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम में इनसॉल्युबल होता है। ये बातें बहुत ज़्यादा हैं, ये सारी बातें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से आप बस पॉइंट्स याद कर लिया करें। आपकी किताब में जो है, जैसे सिलेबस में आपको ज़्यादा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन और स्ट्रक्चर पे फोकस किया हुआ है, तो आप इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी याद होते तो एटलीस्ट आप बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो सारी की सारी याद करें, और आपको बेस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ABC ग्रुप पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एंड में ज़रूर अगर आप विटामिन D और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा, मैं कैरोटीनॉइड्स वगैरह का स्ट्रक्चर आपको नहीं कहती कि आप याद करें, लेकिन विटामिन D और कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर तो आप ज़रूर प्रिपेयर करें। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन में भी होता है। इट्स हाइड्रोफोबिक होता है कोलेस्ट्रॉल। मतलब आपको नज़र ही आ रहा है इतने ढेर सारे कार्बन आइटम में सिर्फ एक का OH ग्रुप है, तो ओवरऑल इसकी नेचर हाइड्रोफोबिक होती है। इट्स हाइड्रोफोबिक चेन इज़ एम्बेडेड इन द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड बायोलेयर। आप लोगों ने, अब बायो के स्टूडेंट्स को पता होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं और उन सेल्स को की एक झिल्ली बाहर बनी होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो सेल मेम्ब्रेन इसकी बनी हुई होती है, क्या कहते हैं, लिपिड्स की। तो बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन में के इर्द गिर्द जो है वो लिक्विड वाला एरिया भी होता है, यानी कि वाटर वाला एरिया भी होता है, एक्वस एरिया भी होता है और नॉन एक्वस एरिया भी होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स जो भी मौजूद होते हैं, लिपिड्स का जो नॉन एक्वस पार्ट है वो लिक्विड, नॉन एक्वस पार्ट वाटरी एरिया में नहीं होता, और जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटरी एरिया में मौजूद नहीं होता। इस तरह से लिपिड बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है। अच्छा, ये थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए मैंने पिक्चर निकाली है। ये जो चीज़ आपको पूरी की पूरी नज़र आ रही है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का एक पोर्शन बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है, क्योंकि सेल्स तो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। तो ये एक फिगर, एक डायग्राम बनाई हुई है और इसमें सेल मेम्ब्रेन को बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है। अब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर समझा जाता है ना, वो बाई लेयर समझा जाता है। बाई लेयर का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर्स की फॉर्म में होती है। तो पहली लेयर आपको यहाँ पे ये दिखाई जा रही है और दूसरी लेयर आपको ये दिखाई जा रही है। एक सैंडविच की फॉर्म में होती है, जिस तरह आप एक सैंडविच बनाते हैं ना, 2 स्लाइसेस को ऊपर नीचे रख के, उस तरह। और ये बाई लेयर किस चीज़ की बनी हुई होती है? ये लिपिड्स की बनी हुई होती है। अब ये जो आपको बॉल
यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, एक सेकेंड में इसको, ये बॉल और इसके साथ ये दो आपको टेल्स नज़र आ रही हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को शो किया हुआ है और इसमें ये दो टेल्स जो हैं ये कार्बन चेन का शो कर रही हैं, जो दो फैटी एसिड्स की कार्बन चेन होती हैं। अभी आपने पीछे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि फॉस्फोलिपिड का एक पार्ट होता है जो कि ग्लिसरॉल से डिराइव हुआ होता है और दूसरा पार्ट जो है वो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन्स होती हैं। तो जो ग्लिसरॉल वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर लविंग होता है ये। और ये जो फैटी एसिड वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि ये वाटर को रिपेल करता है। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के जो दोनों तरफ एक्वस मीडियम होता है, सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, मैं आपको यहाँ पे कलर से ये चीज़ शो करती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर भी एक्वस मीडियम होता है, यहाँ पर भी इसके एक्वस मीडियम होता है। अब हमें पता है कि इसका जो लिपिड का ये राउंड वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट सारा का सारा पानी वाले एरिया की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाती है और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं जहाँ पे एक्वस मीडियम मौजूद नहीं, यहाँ पे एक्वस मीडियम मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ये हाइड्रोफोबिक पार्ट सारा यहाँ पे जमा हो गया और हाइड्रोफिलिक पार्ट नीचे और ऊपर आ गया फॉस्फोलिपिड का। तो ये आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस में उन्होंने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का जिक्र किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिपिड बायलेयर क्या चीज़ होती है और ये हमारे यहाँ सेल्स में कहाँ मौजूद होती है। एनिमल सेल्स में ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, प्लांट्स में भी मौजूद होती है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि कोलेस्ट्रॉल वाइटल कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन होती है इसमें, ये इंटीरियर में एम्बेडेड होती है, लिक्विड बायलेयर के अंदर साइड के ऊपर ये मौजूद होती है और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आउटवर्ड मौजूद होते हैं, एक्वस एक्सटीरियर में मौजूद होते हैं। बिकॉज इट्स टेट्रासाइक्लिक कार्बन स्केलेटन इज़ क्वाइट रिजिड कंपेयर टू द लॉन्ग फ्लॉपी साइड। इसका टेट्रासाइक्लिक जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रिजिड है, सख्त होता है फॉस्फोलिपिड के मुकाबले में। तो कोलेस्ट्रॉल स्टिफन्स द सेल मेम्ब्रेन, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को स्टिफ कर देता है, यानी उसे सख्त कर देता है। ये फॉस्फोलिपिड के मुकाबले में, फॉस्फोलिपिड भी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो उन्होंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल जब मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन में तो वो बहुत ज़्यादा स्टिफ यानी सख्त बनाता है, क्योंकि ये जो है फॉस्फोलिपिड के मुकाबले में ये काफ़ी रिजिड स्केलेटन होता है। रिजिड का मतलब भी होता है कि मजबूत होता है। इट मेजर मच एनर्जी इज़ रिलीज ऑन देयर मेटाबॉलिज्म। अच्छा, लिपिड्स हैव हाई एनर्जी कंटेंट भी लिपिड का ज़्यादा होता है। जब ये इसको अगर मेजर किया जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है मेटाबॉलिज्म के दौरान लिपिड में से। बिकॉज लिपिड्स आर कंपोज मेनली ऑफ कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर ऑक्सीडाइज विद द रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज़ होते हुए ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्केन्स की ऑक्सीडेशन होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है उनमें से। इनफैक्ट लिपिड्स आर मोस्ट एफिशिएंट बायोमोलिक्यूल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी स्टोर करने के लिए सबसे अच्छे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड्स होते हैं। कंबशन ऑफ अल्केन्स प्रोवाइड हीट फॉर आवर होम्स एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर, यानी कि अल्केन्स की कंबशन से हमें अपने घर में इस्तेमाल के लिए हीट मिलती है, जैसे कि हम हीटर्स यूज़ करते हैं और जो स्टोव यानी चूल्हा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो अल्केन्स की कंबशन हो रही होती है, अल्केन जल रहे होते हैं। और हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, तो बॉडी के में लिपिड्स की कंबशन होती है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन होता है और निकलती है एनर्जी। अच्छा, नीचे स्टीरॉयड का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन D3 का आपको जल्दी से बता देती हूँ कि विटामिन D3, अच्छा आपकी बुक में सिर्फ स्टीरॉयड्स लिखा हुआ है, बहुत डिटेल उन्होंने नहीं लिखी हुई, तो मेरा नहीं ख्याल आपको बहुत डिटेल करने की ज़रूरत है। आप बस एक दो लाइनों में पढ़ लें कि विटामिन D3 क्या करता है। ये भी एक स्टीरॉयड होता है जिसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है कोलेस्ट्रॉल से। इसका जो बायोलॉजिकल, इसका जो केमिकल नेम इन्होंने लिखा हुआ है, आईयूपैक नेम, वो 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है। ये स्किन के टिश्यूज़ में मौजूद होता है।
वेयर इट इज़ ट्रांसफॉर्म टू विटामिन D3, विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। इंड्यूस्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। इसमें और इसमें हम फ़र्क देख लेते हैं। यहाँ पे देखें 7 पोजीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है और यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये मॉलिक्यूल है। जब ये हमारी स्किन के अंदर मौजूद होता है और जब इस स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन D3 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये बहुत एक्स्ट्रा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर आप ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैल्शियम इंटेक इन आवर डाइट इज़ कन्वर्टेड टू कैल्शियम +2। यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि विटामिन D इज़ द की कंपाउंड इन द प्रोसेस बाय विच कैल्शियम इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। In case vitamin D3 level is low, leads to low calcium concentration in the body. This proves insufficient to support proper growth. अगर विटामिन D3 हमारी बॉडी में नहीं होता तो कैल्शियम भी हमारी बॉडी में जज़्ब नहीं होता, और अगर हम कैल्शियम खाते रहते हैं और विटामिन D नहीं लेते तो कैल्शियम जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने की बजाय बॉडी से पास आउट हो जाता है और फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से रिकेट्स, बच्चों में जो डिज़ीज़ होता है उसको रिकेट्स कहते हैं, और बड़ों में जो डिज़ीज़ होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। अच्छा, बाइल डक्ट्स के बारे में भी मैंने आपको ये सब कुछ, बाइल डक्ट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बॉडीज़ कोलेस्ट्रॉल। बाइल एसिड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बॉडीज़ कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है उससे ही बाइल जूसेस बनते हैं। अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ बॉडीज़ कोलेस्ट्रॉल इज़ यूज्ड टू फॉर्म बाइल एसिड्स। नेचुरली जितना भी कोलेस्ट्रॉल बॉडी में मौजूद होता है उसने इवेंचुअली बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाना होता है, एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन में बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाना होता है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल यूज़ हो रहा है तो सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, वो फिर बॉडी में पाइल अप होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेशन इन लिवर रिमूव्स अ पोर्शन ऑफ C8H17 साइड चेन। कार्बन 8 कार्बन की जो चेन होती है ना लिवर में, जब ऑक्सीडेशन होती है कोलेस्ट्रॉल की तो ये वाली साइड चेन रिमूव हो जाती है। एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर इंट्रोड्यूस एट वेरियस पोजीशंस इन द स्टेरॉयड न्यूक्लियस, और बहुत सारे OH ग्रुप्स जो हैं वो स्टेरॉयड के न्यूक्लियस में ऐड होते हैं। फोलिक एसिड इज़ द मोस्ट एबंडेंट ऑफ द बाइल एसिड्स in the form of certain amide derivatives called bile salts. Bile acid act as emulsifying agent to aid the digestion of fat. Bile acid का बेसिकली काम ये होता है कि फ़ैट्स की डाइजेशन को अच्छा बनाना। जब भी हम कोई फ़ैटी खाना खाते हैं, कोई फ़ैट्स वाली चीज़ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी जब तक कि बाइल जूसेस नहीं बॉडी में एंटर होते हैं। बाइल जूस का काम ये होता है कि उसने फ़ैट्स को एमल्सिफाई करना होता है। एमल्सिफाई करने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पानी जैसी चीज़ ऑयल वाली चीज़ के अंदर मिक्स करने की हम कोशिश करेंगे तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगी, चाहे हम उसको जितना मर्ज़ी ब्लेंड कर लें। अगर हम उसको एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर लेंगे तो वो वक्ती तौर पे तो मिक्स हो जाएगी, लेकिन 5-10 मिनट के बाद वो पानी अलग हो जाएगा और सारा का सारा ऑयल अलग हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि लंबे टाइम के लिए ये पानी और जो भी ऑयली चीज़ है, ऑयली प्रोडक्ट है, वो इकट्ठे रहें तो इसके लिए कोई एमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है। एमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब ही ये होता है कि उसमें पानी को ऑयल के साथ ठहरा के रखना है। तो हमारी बॉडी में भी इस तरह के एमल्सिफाइंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है। जब हम कोई खाना खाते हैं जिसके अंदर चिकनाई वाला खाना खाते हैं और साथ में ज़ाहिर है हमने पानी भी पिया है और हमने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने इकट्ठे करके खाए हैं, तो फ़ैट्स को इकट्ठा करने के लिए बाइल एसिड्स ज़रूरी होते हैं। ये लिवर से निकलते हैं, ये फ़ैट्स को एमल्सिफाई करने का काम करते हैं। एमल्सिफिकेशन के बाद इनकी डाइजेशन होती है और फिर एब्जॉर्प्शन होती है। तो दो चीज़ें होती हैं, फोलिक एसिड और बाइल सॉल्ट्स, ये दोनों चीज़ें मिल के ये काम करती हैं और इन दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन होती है लिवर के अंदर, और ये बनते कहाँ से? कोलेस्ट्रॉल से। तो बॉडी में नॉर्मल लेवल अगर कोलेस्ट्रॉल का है तो उसने यूज़ हो जाना है, लिवर उसको मुसलसल यूज़ करता रहेगा। लेकिन जब एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो वो लिवर उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता और फिर वो बॉडी में पाइलअप होना शुरू हो जाता है। Bile salts have detergent properties similar to those of salts of long chain fatty acids.
डिटर्जेंट की तरह की इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बाइल्ड सॉल्ट्स की, कि एक साइड पे इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक पे हाइड्रोफिलिक। दे प्रमोट द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड्स थ्रू एक्वस मीडिया, एक्वस मीडिया से लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अच्छा, अब हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कोलेस्ट्रॉल से ही निकले होते हैं। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ज़्यादातर जो स्टेरॉइड्स हैं वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के ही डेरिवेटिव्स हैं। कोलेस्ट्रॉल में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक नेचुरली अकरिंग स्टेरॉइड है जो कि जिसको हम सिर्फ बुरे नाम से ही जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल ये हो गया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं बॉडी में। जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कोलेस्ट्रॉल से डिराइव करते हैं। देयर हैपन्स अ क्लीवेज ऑफ अ पोर्शन ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग डी। रिंग डी में जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है कोलेस्ट्रॉल में, वो ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में एक आपने कॉर्टिज़ोल है और एक यहाँ पे कॉर्टिज़ोन है। अब आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, आपको नाम से ही पता है कि इसके एंड में ओल लिखा हुआ है। जहाँ पर भी कंपाउंड के एंड में ओल लगा हुआ होता है तो वो जो है उसका मतलब होता है कि यहाँ पे OH ग्रुप है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये OH ग्रुप किधर मौजूद है। ये सी रिंग के ऊपर ये जो OH मौजूद है, इस रिंग की वजह से इसका नाम कॉर्टिज़ोल है। और कॉर्टिज़ोन यहाँ पे इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसी सी रिंग के ऊपर जो OH था, ओन का वर्ड हमेशा कीटो ग्रुप के लिए यूज़ होता है, तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ये वाला OH, तो इस वजह से इसका नाम कॉर्टिज़ोल है, इसका नाम कॉर्टिज़ोन है। इनका यहाँ पे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस दी हुई है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड शो अ वाइड वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये मैंने आप लोगों को वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू असिस्ट इन मेंटेनिंग प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। हमारे जिस्म में आप लोगों ने देखा होगा कि सुना होगा कि जब डायरिया होता है और जब वॉमिटिंग होती है तो बॉडी से नमकियात निकल जाती है, तो नमकियात को के लिए बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्ड यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस, हमारी बॉडी में जो यूज़फुल आयंस होते हैं वो चले जाते हैं बॉडी से, जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर आयंस, यूज़फुल आयंस को बैलेंस रखना बॉडी में, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम होता है। दे ऑल्सो प्ले अ वाइड रेगुलेटरी रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करने में और एलर्जी के रिस्पॉन्स को मीडिएट करने में। मीडिएट मतलब उसको बैलेंस करने में। आपको बाजू का किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, उस एलर्जी से बचाने का काम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का होता है। Cortisone is commonly prescribed as an anti-inflammatory drug, especially in treatment of rheumatoid arthritis. जोड़ों के दर्द का जो मसला होता है उसमें कॉर्टिज़ोन मेडिसिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है सूजन ख़त्म करने की जो दवाई होती है उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। जहाँ भी कहीं पे बॉडी में सूजन होती है तो उस सूजन का होती है इन्फ्लेमेशन, उसको ख़त्म करने के लिए जो दवाई यूज़ की जाती है उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स आपने कर लिए हैं और यहाँ पे आपका लिपिड्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।